हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। ट्रेन संख्या 12,956 अरावली एक्सप्रेस का भयानक सफर। भाग 1, पुराने कूप का साया। जयपुर स्टेशन, रात 11:15 बजे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अरावली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,956 एक भारी थकी हुई सांस ले रही थी। इसकी पुरानी बोगियों पर रात की ओस जमने लगी थी और पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। पत्रकार आर्यन मेहरा ने अपना हल्का सा बैग कंधे पर लादा और अपनी आरक्षित सीट की ओर बढ़ा। वो एक खोजी पत्रकार था और इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ मुंबई पहुंचना नहीं था। उसका मिशन था पिछले साल इसी ट्रेन में रहस्यमय तरीके से गायब हुए यात्री रमेश गुप्ता की अनसुलझी कहानी का पता लगाना। आर्यन की सीट A1 AC फर्स्ट क्लास के एक छोटे 4 बर्थ वाले कूप में थी। ये कूप, जिसका कोड H1 था, स्टेशन के शोर और भीड़ से कटा हुआ अजीबोगरीब ढंग से शांत महसूस हो रहा था। जब उसने कूप का स्लाइडिंग दरवाजा खोला तो एक ठंडी बासी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरा खाली था। उसका नाम लिखे आरक्षण चार्ट पर उसने नजर डाली। A1 आर्यन मेहरा, A2 खाली, A3 खाली, A4 खाली। ये जानकर उसे अजीब सा सुकून मिला। वो एकांत चाहता था ताकि रात भर रमेश गुप्ता की फाइल पढ़ सके, लेकिन साथ ही इस पूरी खालीपन ने उसे एक हल्की सी बेचैनी भी दी। इतनी लंबी दूरी की AC फर्स्ट क्लास की ट्रेन और सिर्फ एक यात्री। आर्यन ने अपनी बर्थ पर बैग रखा। कूप की दीवारों पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ा हो। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। बाहर प्लेटफॉर्म पर एक आवारा कुत्ता सिसक रहा था। बाबूजी, आज यहां बस आप ही हैं। रात का सफर है, दरवाजा बंद करके सोइएगा। TTE एक अधेड़, भारी भरकम आदमी अपनी गहरी गंभीर आवाज में बोलकर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी जिसे आर्यन नजरअंदाज नहीं कर सका। ट्रेन चलती है। रात 11:05 बजे। एक लंबी भयावह सीटी के साथ अरावली एक्सप्रेस ने धीमी गति से जयपुर स्टेशन छोड़ा। ट्रेन की पटरियों पर खड़खड़ाहट की आवाज अब कूप के अंदर गूंजने लगी थी। आर्यन ने अपने लैपटॉप में रमेश गुप्ता की फाइल खोली। रमेश 35 वर्ष, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पिछले साल दिसंबर की इसी तारीख को इसी ट्रेन में मुंबई जाते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गया था। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी होगी, आत्महत्या। लेकिन रमेश के परिवार ने इस बात से इनकार किया था। उनके अनुसार रमेश एक खुशमिजाज आदमी था जिसके पास छलांग लगाने का कोई कारण नहीं था। फाइल में एक चीज थी जिसने आर्यन का ध्यान खींचा। रमेश की डायरी का आखिरी पन्ना जो उसकी बर्थ पर चिपका हुआ मिला था। आज रात मुझे लगा कि कूप में कोई और है। हवा ठंडी हो गई थी। मैंने आंखें खोली। A3 पर कुछ हिल रहा था, कोई काला बिना चेहरे का साया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की। आवाज नहीं निकल रही थी। ये मुझे देख रहा है, ये मुझे ले जाएगा। यह वही पुरानी चीज है जो बाकी हिस्सा पढ़ने से पहले ही डायरी का पन्ना फट गया था। आर्यन ने तनाव में आकर अपने माथे को सहलाया। वो A3 बर्थ की ओर देखा जो अब पूरी तरह से खाली था। रात 12:30 बजे। रेगिस्तान की चुप्पी। ट्रेन अब राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही थी। बाहर की दुनिया रेत और अंधेरे का एक अनंत विस्तार थी। आर्यन ने बत्ती बुझा दी। सिर्फ एक हल्की नाइट लैंप जल रही थी। उसने खुद को आरामदायक बनाने के लिए चादर ओढ़ी। तभी कूप के दरवाजे पर हल्की सतर्क खटखटाहट हुई। ठक ठक ठक। आर्यन उठकर बैठ गया। कौन हो सकता है इस वक्त? TTE जा चुका था। पैंट्री कार काफी दूर थी। कौन? आर्यन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद हवा या ट्रेन की गति से दरवाजा हिल रहा हो। वो वापस लेटा। ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी और दरवाजे के ठीक बीच से आ रही थी। आर्यन अपनी जगह से उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे के ऊपर लगे छोटे पीप होल से बाहर झांका। कॉरिडोर खाली था। सिर्फ हल्की नीली इमरजेंसी लाइट जल रही थी।
वो भ्रमित हो गया। उसने वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी से कूप के अंदर से एक ठंडी फुसफुसाहट वाली आवाज आई। आर्यन का दिल जोर से धड़का। ये आवाज उसके कान के बहुत करीब से आई थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वो तेजी से पलटा। उसकी आंखें अंधेरे कूप के हर कोने को तलाश रही थीं। कोई नहीं था, लेकिन अब वो महसूस कर सकता था। कूप के अंदर का तापमान अचानक कई डिग्री कम हो गया था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई पुराने लोहे और बासी खून जैसी गंध थी। उसकी नजर नीचे की ओर गई। A4 बर्थ के नीचे, जहां आमतौर पर जूते रखे जाते थे, वहां रेत के कुछ दाने दिखाई दिए। सिर्फ रेत। लेकिन ये ट्रेन जयपुर से चली है। रेत बाहर से आती तो दरवाजा खोलने पर आती, मगर ये तो ट्रेन के अंदरूनी हिस्से में थी, जैसे किसी ने बाहर से चलकर उन्हें वहां गिराया हो। आर्यन ने तेजी से नाइट लैम्प जलाया और अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई। A3 बर्थ पर, जहां रमेश गुप्ता ने डायरी लिखी थी, अब एक गहरा काला निशान था। ऐसा निशान जैसे किसी ने गीले कोयले से मानव हाथ का पंजा बनाया हो। उस निशान को देखकर आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये सिर्फ कोई गंदी ट्रेन नहीं थी। ये कूप, ये निशान, ये फुसफुसाहट, रमेश गुप्ता की कहानी अब जी उठी थी। वो जानता था कि वो अब अकेला नहीं था। A2, A3 और A4 बर्थ खाली नहीं थे। किसी ने या किसी चीज ने उसे इस कूप में बंद कर दिया था। ट्रेन की खड़खड़ाहट तेज होती जा रही थी। रात अभी बहुत लंबी थी और अगला स्टेशन अजमेर अभी दूर था। आर्यन ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसने देखा। A2 बर्थ पर, जो पूरी तरह खाली दिख रही थी, चादर के नीचे एक हल्का सा मानव आकृति जैसा उभार दिखाई दिया और उस उभार से उसे देखती हुई दो काली चमकती आंखें थीं। आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और उस उभार पर रोशनी डाली। भाग 2, चलती ट्रेन में बंद। रात 1:15 बजे, अजमेर से पहले। आर्यन ने बिना एक पल गवाए अपनी मोबाइल टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से A2 बर्थ की ओर रोशनी डाली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उस उभार पर पड़ी जो चादर के नीचे था। उभार हिलना बंद हो गया। आर्यन ने आंखें सिकोड़ कर देखा। चादर पूरी तरह से सादी थी, लेकिन जिस तरह से वो तनी हुई थी, वो किसी के लेटे होने का आभास दे रही थी। कौन है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। बाहर निकलो। कोई जवाब नहीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च को थोड़ा नीचे खिसकाया। वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक पुरानी मुड़ी तुड़ी ऊन की चादर थी, जिसे शायद किसी ने लापरवाही से बेड पर फेंक दिया था, और वो ऐसे पड़ी थी कि अंधेरे में वो किसी इंसान के शरीर जैसा दिख रही थी। आर्यन ने एक लंबी गहरी सांस ली। सिर्फ डर, सिर्फ मेरा दिमाग। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वो चादर को खींचकर नीचे गिराने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ चादर को छूने वाला था, ठ ठ ठ आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो दरवाजे से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से, यानी A3 बर्थ की ओर से आई थी, जहां उसने वो काला पंजा देखा था। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने तेजी से पलटा। A3 बर्थ खाली थी, लेकिन इस बार दीवार पर बने काले पंजे के निशान के ठीक नीचे उसने एक छोटी सी चीज को चमकते हुए देखा। वो एक चाबी थी, पीतल की, पुरानी सी। आर्यन ने झट से वो चाबी उठाई। ये किसी ताले की चाबी लग रही थी, लेकिन किस ताले की? तभी ट्रेन अचानक एक तीव्र झटका खाकर धीमी हुई। इंजन की सीटी लंबी और उदास थी, जैसे कोई रो रहा हो। रात 1:45 बजे, बंद दरवाजा। आर्यन को एहसास हुआ कि उसे इस कूप से बाहर निकलना होगा। उसे TTE को या किसी भी यात्री को जगाना होगा। उसने अपने कूप का स्लाइडिंग दरवाजा जोर से खींचा। वो नहीं खुला। उसने फिर खींचा और फिर जोर जोर से धक्का दिया। दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। नहीं, ये क्या है? आर्यन चिल्लाया। उसने दरवाजे के लॉक को देखा। वो अंदर से लॉक नहीं था, लेकिन वो बाहर से भी नहीं खुल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर से पकड़ रखा हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि AC फर्स्ट क्लास का ये डिब्बा पूरी ट्रेन के बाकी हिस्सों से काफी अलग थलग था। उसकी आवाज शायद किसी तक न पहुंचे। वो खिड़की की ओर भागा। उसने पर्दे को हटाकर बाहर झांका। ट्रेन लगभग पूरी तरह से खड़ी हो गई थी, लेकिन वो किसी स्टेशन पर नहीं थी। ये एक सुनसान जगह थी, जहां चारों ओर सिर्फ झाड़ियां और पत्थर थे।
बाहर भयंकर कोहरा था जो खिड़की के शीशे से चिपक गया था। ट्रेन की बत्तियां कोहरे में धुंधली होकर एक डरावना पीला रंग बना रही थीं। तभी आर्यन ने ध्यान दिया, बाहर झाड़ियों के पास एक आदमी खड़ा था। वो आदमी स्टेशन मास्टर की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए था, लेकिन वो स्थिर था। वो हिल नहीं रहा था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। आर्यन ने जोर से खिड़की खटखटाई। हे, मदद करो, दरवाजा खोलो। आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा सफेद बेजान था और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। उसने एक पल के लिए सीधे आर्यन की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया। वह मुस्कान विकृत और भयानक आर्यन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा गई। इससे पहले कि आर्यन चीख पाता, वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। ट्रेन ने फिर से एक जोरदार झटका दिया और धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। रात 2:30 बजे कूप की दीवारें। आर्यन अब पसीने में भीग चुका था। वो जानता था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो रहा है, वो फंस चुका था। उसने वापस A3 बर्थ पर मिली चाबी को देखा। यह चाबी कहां फिट हो सकती है? उसने कूप के हर कोने को जांच करना शुरू कर दिया, ट्रंक के लॉक, दरवाजे के हैंडल, कहीं नहीं। तभी उसकी नजर A4 बर्थ के नीचे पड़ी, जहां रमेश गुप्ता की डायरी में रेत के दाने मिले थे। वहां एक पुराना छोटा सा दरवाजा था, जिसे शायद सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उस पर एक जंग लगा ताला लगा हुआ था। आर्यन ने चाबी को ताले में घुमाया। कट की आवाज के साथ ताला खुल गया। वो झुककर उस छोटे दरवाजे को खोला। अंदर एक तेज मीठी गंध फैली, जैसे पुरानी धूप और सूखे फूल, और वहां एक छोटा जूट का बैग पड़ा था। आर्यन ने बैग खोला। उसमें सिर्फ 2 चीजें थीं। एक रमेश गुप्ता की पूरी डायरी, जो उसने आधी ही पढ़ी थी। 2, एक पुरानी धुंधली तस्वीर। तस्वीर में एक युवा लड़की थी जो बिल्कुल स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म पहने उस आदमी की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर भी वही अजीब डरावनी मुस्कान थी। डायरी का आखिरी पन्ना, जो पुलिस को फटा हुआ मिला था, अब पूरा था। आर्यन ने पढ़ना शुरू किया। यह वही पुरानी चीज है जो गुम हुई थी। ये कूप खाली नहीं था। ये यहां 40 साल से है। ये उनका कफन है। चाबी, वो चाबी इसे डिब्बे से बाहर निकलने में मदद करती है। जो इसे पाता है, वो इसका नया शिकार बन जाता है। अब ये मेरी जगह ले लेगी और मेरा नाम, मेरी पहचान गायब हो जाएगी। यह बदला लेती है हर साल। इस कूप में मरकर डायरी उसके हाथ से फिसल गई। रमेश गुप्ता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे गायब कर दिया गया था, और अब आर्यन उस कफन वाले कूप में था। ठीक उसी पल कूप की सामने वाली दीवार, जहां A1 बर्थ का सिरहाना था, वहां से चूने के पत्थर गिरने लगे। आर्यन ने डर से आंखें फैला दी। चूना गिरता गया और उसके पीछे की दीवारें अब दिखना बंद हो गईं। इसके बजाय लोहे की दीवार में एक चौकोर पुराना नक्काशीदार दरवाजा दिखाई दिया। ऐसा दरवाजा जो ट्रेन के ब्लूप्रिंट में कहीं नहीं था। यह दरवाजा सिर्फ एक तरफ खुल सकता था, अंदर की ओर, और उस दरवाजे के हैंडल पर काला चिपचिपा निशान अब ताजा खून की तरह चमक रहा था। ट्रेन अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मुंबई का सफर अभी बाकी था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि उसे उस दरवाजे से एक साये को बाहर आने से पहले रोकना होगा, या फिर उसे अंदर जाकर इस भयानक सफर का अंत करना होगा। भाग 3, कफन और बदला। रात 3 बजे रतलाम के पास आर्यन की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों के सामने लोहे की दीवार में उभरा हुआ वो नक्काशीदार दरवाजा अब धीरे धीरे एक धीमी घिसटती हुई चीख के साथ खुलने लगा था। दरवाजे के पीछे से एक भयानक ठंडी हवा आई और उसके साथ ही सड़ी हुई गीली मिट्टी की गंध। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो जानता था कि अब भागना संभव नहीं है। उस काली चमकती हुई चीज को, जिसे रमेश गुप्ता ने डायरी में साया बताया था, उसे रोकना ही होगा। जैसे ही दरवाजा लगभग 1 फुट खुला, अंदर से एक पतला कांटों जैसा हाथ बाहर आया और हवा में घूमने लगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी सीट के नीचे पड़ा पानी का स्टील जग उठाया और पूरी ताकत से उस हाथ पर दे मारा। क्लॉन्ग! जग टकराया, लेकिन वहां कोई हड्डी या मांस नहीं था, सिर्फ ठोस ठंडी हवा का एहसास हुआ। हालांकि वार की आवाज से दरवाजा एक पल के लिए रुक गया। आर्यन ने जल्दी से रमेश गुप्ता की डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। यह कोई भूत नहीं है, यह ईर्ष्या है।
1980 में इस कूप में एक और ट्रेन कर्मचारी जिसका नाम मनोज था, वो गायब हुआ था। उसने अपने दोस्त स्टेशन मास्टर श्याम की हत्या की थी क्योंकि श्याम को प्रमोशन मिला था। मनोज ने श्याम को मारकर इस कूप की दीवार के पीछे कहीं दफन कर दिया था। ये कूप H1 श्याम की कब्र है और जब भी कोई यात्री इस कूप में अकेला सोता है तो श्याम का बदला लेने वाला साया उसे अपने साथ दफन होने के लिए खींच लेता है ताकि वो हमेशा के लिए मनोज की आत्मा के साथ ट्रेन में फंसा रहे। आर्यन को समझ आ गया, वो श्याम नहीं बल्कि मनोज की आत्मा थी जो अकेले यात्रियों को मारकर उनकी पहचान और शरीर लेकर इस डिब्बे में खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी। और स्टेशन मास्टर की वेशभूषा में दिखा साया श्याम का बदला था। तुम मनोज हो? आर्यन चिल्लाया। तुम श्याम को इस डिब्बे में दफन करके आजाद होना चाहते हो? जैसे ही उसने ये कहा, नक्काशीदार दरवाजा पूरी तेजी से खुल गया। अंदर गहरी काली खाई थी, कोई डिब्बे का पिछला हिस्सा नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भरा एक छोटा सा कमरा। और उस कमरे के कोने में स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म में आंखों से खून टपकता हुआ एक साया खड़ा था। वो साया श्याम था और वो इंतजार कर रहा था कि मनोज की आत्मा किसे अपना अगला शिकार बनाकर लाएगी। मनोज की आत्मा अब आर्यन के कूप में थी। A2, A3 और A4 बर्थ पर अब 3 काले धुएं के गोले दिख रहे थे जो आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। आर्यन ने खुद को बचाने के लिए कूप के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसके पास एक ही चीज थी, चाबी। वही चाबी जो रमेश गुप्ता ने डायरी के पास छोड़ी थी। डायरी में लिखा था, चाबी, वो चाबी इसे डिब्बे से बाहर निकलने में मदद करती है। आर्यन समझा, ये चाबी डिब्बे के अंदरूनी दरवाजे को नहीं खोलती बल्कि उस दीवार में बने दरवाजे को स्थायी रूप से बंद करती है, जिससे मनोज की आत्मा को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। आर्यन ने झट से चाबी उठाई। उसने देखा कि नक्काशीदार दरवाजे के फ्रेम में एक छोटा सा छेद था जो ताले जैसा दिखता था। काले धुएं के गोले तेजी से आर्यन की ओर बढ़े। उसे लगा जैसे उसके शरीर का तापमान गिर रहा है और उसकी सांसें जमने लगी हैं। अंतिम प्रयास में आर्यन ने उस छोटे से छेद में चाबी घुसा दी। उसी पल तीनों धुएं के गोले एक तीव्र चीख के साथ नक्काशीदार दरवाजे की ओर भागे, जैसे वो उनका अंतिम आश्रय हो। आर्यन ने पूरी ताकत से चाबी को घुमाया। ट्रेरर, एक भयानक धातुओं के घिसटने की आवाज आई। दरवाजा झटके से बंद हो गया और अंदर से स्टेशन मास्टर श्याम के साये की एक भयानक लंबी चीख आई जो हवा को चीरती हुई गुजर गई। एक पल में सब शांत हो गया। कूप का तापमान सामान्य हो गया। अजीब बासी गंध गायब हो गई। सुबह 6 बजे मुंबई से पहले आर्यन थकाहारा अपनी बर्थ पर लेटा हुआ था। उसका स्लाइडिंग दरवाजा अब आसानी से खुल गया। TTE, वही भारी भरकम आदमी सुबह की चाय लेकर आया। अरे बाबूजी, आप उठे नहीं? आज तो पूरी रात अकेले सफर किया, सोए कैसे? TTE ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, सो गया था, बस एक अजीब सा सपना देखा। उसने कूप की दीवार पर देखा, नक्काशीदार दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ वही पुरानी खरोंचों वाली दीवार थी, लेकिन A3 बर्थ पर जहां उसने चाबी घुमाई थी, वहां एक छोटा सा जंग लगा ताला अब दीवार के अंदर स्थायी रूप से जाम हो चुका था। आर्यन समझ गया, उसने मनोज की आत्मा को श्याम की कब्र में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। मुंबई स्टेशन पर उतरते हुए आर्यन ने TTE से पूछा, यह H1 कूप, क्या यह हमेशा से ऐसा ही है? TTE की आंखें एक पल के लिए उदास हो गईं। साहब, ये H1 कूप, ये ट्रेन का सबसे पुराना डिब्बा है। इसे बदलने की बात चलती है, पर हर बार कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। बस ये अकेले सफर के लिए बदनाम है। आर्यन ने सिर हिलाया। वो अब अपनी कहानी पूरी कर चुका था। रमेश गुप्ता का रहस्य अब सुलझ चुका था और आर्यन अब उस भयानक ट्रेन का अंतिम अकेला यात्री था जो उस रात बच निकला था। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में अब चाबी नहीं है। उसने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा। H1 कूप की खिड़की से उसे एक पल के लिए एक काली चमकती हुई आंख दिखी जो उसे अंतिम बार घूर रही थी। मनोज की आत्मा अभी भी वहां थी। वो बस अगले अकेले यात्री का इंतजार कर रही थी। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात
एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।